नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी पे। मित्रों, आज सिंधु घाटी की सभ्यता का 5वां भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार, संपर्क, पतन और उत्तरजीविता। तो मित्रों, इसके पहले कि इस विषय पर हम चर्चा शुरू करें तो रोज की तरह आपसे अपील करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स वगैरह अवश्य आप लिखा करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की क्षेत्रीय अथवा जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो आप ये कह सकते हैं कि वो क्षेत्रीय सभ्यता नहीं थी अथवा एक स्थान पर सीमित रहने वाली सभ्यता नहीं थी। वो बहुत दूर दूर तक विस्तृत थी, तो एक ही स्थान पे सीमित नहीं थी वो। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपनी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि इसके ढेर सारे स्थल हमें खुदाइयों में प्राप्त होते हैं। जैसे आप कुछ स्थलों के बारे में तो आप जानते हैं, जो मेन मेन स्थल हैं, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। यहाँ की खुदाई आपको प्रारंभ में हुई थी, तो इसलिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में तो आप जानते हैं। लेकिन इनके अलावा बहुत सारे स्थल जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं। तो दूसरे स्थानों पर हुई खुदाइयों से प्राप्त वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त वस्तुओं से काफ़ी समानता रखती हैं। तो इससे इस बात का संकेत मिलता है कि सैंधव सभ्यता की जो शाखाएं थी वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और इसका विस्तार मुख्य रूप से अफगानिस्तान में। अब आप देखिए, अफगानिस्तान में कहाँ पे था? शोरतुगई में। इसी तरह से बलूचिस्तान में आप सुत्का गेंडोर, सोतका को, डाबरकोट, नौशेरों, ये सब जगहें जो है ये बलूचिस्तान में है, जहाँ पे कि आपको इस सभ्यता के बारे में पता चलता है कि कहाँ तक विस्तृत थी। इसी तरह सिंध में मोहनजोदड़ो से तो आप परिचित ही हैं। उसके अलावा कोट देजी, अली मुराद, चानू डड़ो, बालाकोट, यहाँ से भी जो है इस सभ्यता से संबंधित अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से आप जम्मू में भी है, पंजाब में, रोपड़ में और बाड़ा एक जगह है वहाँ पे। इसी तरह से हरियाणा में बनवाली, राखी गढ़ी, मीता थल और बालू, तो ये जगहें हैं जहाँ के हरियाणा में हमें इस सभ्यता के स्थल मिले हैं। इसी तरह से राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में ढेर सारे स्थल हमें मिले हैं, लोथल, रंगपुर और धौलवीरा। इसी तरह से आप देखिए सुरकोटदा, फिर रोजड़ी, मालवण, और इनके अलावा भी और हैं कई। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हमें इस सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं, आलमगीरपुर में। और इसी तरह से महाराष्ट्र में हम ये देखते हैं कि दाइमाबाद तक जो है ये सभ्यता विकसित थी। अभी और भी बहुत सारे नए नए स्थलों के मिलने की संभावना है। अ, प्रसिद्ध पुरातत्व विज्ञानी स्वराज प्रकाश गुप्त, जो कि बहुत ही जाने माने पुरातत्वविद हैं, पुरातत्व विज्ञानी हैं, उन्होंने सैंधव सभ्यता के 1000 से अधिक स्थलों के होने की संभावना व्यक्त की है। और 1000 क्या, बल्कि लगभग 1500 के आसपास सैंधव स्थल जो है वो पहचाने गए हैं। और अभी बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जिनकी खुदाइयाँ नहीं हुई, जिनके एक्सकवेशंस नहीं हुए हैं। अगर उनके एक्सकवेशंस होंगे तो हो सकता है हमें और भी बहुत सारी बातें पता चलें। तो इनमें से बहुत सारे स्थलों के सांस्कृतिक विकास को अगर हम देखें तो ये 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही अथवा उसके पहले, जिसे हम कहते हैं कि मध्य पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं कि मध्य पाषाण काल से ही जो है ये प्रारंभ हो गया था। यानी जिन्हें हम कहते हैं प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स। तो प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स जो है हम 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व या मध्य पाषाण काल से ही
देख सकते हैं, परिलक्षित कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस सभ्यता, नगरीय सभ्यता के विकास के पहले एक बहुत ही विकसित ग्रामीण सभ्यता का विकास हो चुका था। उसके बाद आगे चल कर के धीरे धीरे वो नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हुई। मित्रों, बहुत सारे पुरातत्वविद सिंधु घाटी से संबंधित खुदाइयों में लगे रहते हैं। अब जैसे आप देखिए, आप NG मजूमदार जो है वो बहुत जाने माने पुरातत्वविद हैं। उनके अनुसंधान ने सिंध के बहुत सारे स्थानों पर इस सभ्यता की व्यवस्था को उद्घाटित किया है। अब चानू डड़ो आमरी, जो कि मोहनजोदड़ो के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 मील की दूरी पर स्थित हैं, इनमें भी सैंधव सभ्यता के समान ही सभ्यता की खोज की गई है। सिंध के पश्चिमी किनारे पर लोहोम जोदड़ो, इसी तरह से अली मुराद, गाजी शाह, लोर, ये सब स्थान हैं, ये सब स्थल हैं, पूरा स्थल कहिए, जो इन सब में सिंधु सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। इसी तरह से सर ऑरेल स्टेन जो है ये भी एक पुरातत्वविद हैं और इन्होंने बहुत सारा अनुसंधान सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर किया है। तो इनके अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है कि सैंधव सभ्यता का विस्तार बलूचिस्तान में, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया, डाबरकोट तक हो चुका था। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थल इन्होंने बताए हैं, जैसे सूर जंगल, पेरियानो गुंडल, और भी अब जैसे दक्षिणी बलूचिस्तान में कुल्ली और मेही इत्यादि तक इस सभ्यता का प्रसार हो चुका था। तो स्टेन के अनुसार टम्प सैंधव सभ्यता की सीमा को इंगित करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ढेर सारे स्थल जो हैं हमारे सामने, जहाँ हम ये देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का प्रसार हो चुका था। यानी वहाँ जो एक्सकेवेशंस हुए हैं, वहाँ जो उत्खनन हुए हैं, देखिए हमारे सारे प्रमाण उत्खनन पर ही आधारित होते हैं। उत्खनन जितने स्थानों का हो चुका है, उन स्थानों से मिली वस्तुओं का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और काफ़ी क्या मिलते जुलते हैं, लगभग बहुत सारी चीज़ें वहाँ की वैसे ही हैं, जैसे नगर निर्माण योजना है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का जो खान पान है, वहाँ का जो कला कौशल है, तो इन सब को देखने पे लगता है कि ये सब एक ही सभ्यता की एक चेन है, जो अनेक स्थानों तक फैली हुई है। तो इसका विस्तार काफ़ी अधिक था, इसका प्रसार काफ़ी अधिक था। मित्रों, आप बक्सर और पाटलिपुत्र में प्राप्त अवशेष सैंधव सभ्यता की संस्कृति के पूर्वी क्षेत्र में विकास का संकेत करते हैं। अब ये सभ्यता वहाँ तक थी या नहीं थी, ऐसा पुरातत्वविदों का दावा है। बहुत सारे पुरातत्वविद लगातार काम चल रहा है। इसी तरह से आप देखें तो उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि ये सभ्यता केवल यहीं तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये काफ़ी दूर दूर तक और भी फैली हुई थी। अभी इन बातों पे अध्ययन चल रहा है, आगे इनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। इसी तरह आप देखिए, बनारस और गाजीपुर में प्राप्त जो चित्रलिपि या चित्रलिपि है या कार्नेलियन मालाएं जो हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की हैं जैसे सिंधु घाटी में मिली है। तो कहने का मतलब यह है कि जो, देखिए मैंने अभी पहले भी कहा कि जो कुछ भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं, कुछ हमारे पास कोई लिखित सामग्री तो है नहीं, तो जो खुदाई में जो वस्तुएं मिलती हैं, तो उन वस्तुओं को देख करके, उनका अध्ययन करके ही पुरातत्वविद कोई निष्कर्ष निकालते हैं। वो अनुमान के ऊपर आधारित होता है। तो उनमें हो सकता है कि ये सभ्यता जो है और आगे तक विकसित रही हो, थोड़ा जैसे हम लोग अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक की किताबों में पढ़ते हैं,
लेकिन हो सकता है कि वो बक्सर, पाटलिपुत्र, गाजीपुर, बनारस इत्यादि तक फैली हो। और गंगा घाटी के विभिन्न संघ प्रांतों में ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसी तरह आप देखिए कोटला निहंग खान, जो कि रोपड़ के निकट हैं, शिमला की पहाड़ियों के नीचे अम्बाला जिले में हड़प्पा से करीब 220 मील दूरी पर स्थित हैं। उनमें भी सैंधव सभ्यता की तरह की वस्तुएं पाई गई हैं। तो इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभ्यता पूरा सिंध इसमें आ जाता था, संपूर्ण सिंध, पंजाब, उसके अलावा काठियावाड़ के अधिकांश भाग, काठियावाड़ की गुजरात में है, और समुद्री किनारों का एक भाग, और साथ ही उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की घाटियों और फिर गंगा घाटी के कम से कम एक भाग तक फैली हुई थी। तो इस तरह से आपको एक आइडिया हो गई होगी कि यह सभ्यता काफ़ी दूर दूर तक विस्तृत थी। इसका जो एरिया था काफ़ी अधिक था। अब इस सभ्यता से इस बात के संकेत मिलते हैं कि इसका संबंध संपूर्ण उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत, अब उत्तरी भारत आप देखिए और पश्चिमी भारत में सभी समकालीन सभ्यताओं से था। यानी कि सिंधु घाटी के साथ साथ जो दूसरी सभ्यताएं उस समय विकसित हो रही थी, उन सब के साथ इसका संबंध था, जो उत्तरी भारत में और पश्चिम में। और सिंधु सभ्यता का समकालीन अन्य संस्कृतियों के साथ भी बहुत गहरा संबंध था। अन्य संस्कृतियों के साथ इनके जो है वो व्यापारिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के संपर्क थे, जिसके बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। हमने पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में चर्चा की है, बताया है। आप देखिए मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान और साथ ही साथ दक्षिण भारत जो है इसके, और मेसोपोटामिया इत्यादि जो है विभिन्न स्थानों में इनका जो है इनका संबंध था। चटेल, अशमर, कीश, लागास, उम्मा, निप्पुर, टेपे, ये सब जगहें जो है गावरा आदि से जो है सिंधु सभ्यता में निर्मित अथवा उनकी नकल वाली लगभग 30 मुद्राएं मिली हैं। कुछ मोहरें सुमेर में प्राप्त मोहरों से साम्य रखती हैं। सुमेर यानी जो सुमेरिया की सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही आती है, सुमेरिया की सभ्यता। तो सुमेरिया में बहुत सारे मोहरें जो हैं वहाँ मिली हैं कुछ, और जो हमारे यहाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह में जो मोहरें मिली हैं उनमें काफ़ी साम्य दिखाई देता है। तो इस तरह से इससे ये पता चलता है कि इनका संपर्क किन लोगों से था। इनका संपर्क देश में विभिन्न स्थानों में तो था ही, दक्षिण भारत तक, राजस्थान के से था। अब जैसे हमारे पास जो बहुत सारे सामान वामान जैसे तांबा वगैरह राजस्थान से आता था, तो इसके बारे में मैंने शायद पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो ये सब देखने से ये लगता है कि काफ़ी दूर दूर तक इनका संपर्क था। क्योंकि अब जैसे मैंने अब आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं कि व्यापारिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार का संपर्क था। तो व्यापार के सिलसिले में जगह जगह आते जाते थे ये, और जब जाहिर है कि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति से भी परिचित होंगे, कुछ उन्हें देंगे, कुछ उनसे लेंगे। अपनी संस्कृति के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि कुछ हमारी चीज़ें वहाँ गई, कुछ वहाँ की चीज़ें यहाँ आई। तो एक तरह का सांस्कृतिक संपर्क, एक कल्चरल रिलेशन जो है वो विभिन्न स्थानों के बीच में बना। मित्रों, सुमेर की सभ्यता के साथ जो है वो सैंधव सभ्यता का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, और इस कारण जो है इसे इंडो सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। मित्रों, कहा जाता है कि सुमेर के साथ जो है
सुमेर से चूंकि बहुत सारी वस्तुएं जो हैं सुमेर में और यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता में आपस में साम्यता रखती हैं, तो इसलिए इनके साथ निश्चित रूप से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा होगा। किंतु सुमेर की सभ्यता से घनिष्ठ संबंध होने पर भी ऐसा नहीं था कि सारी विशेषताएं उन्होंने वहीं से ले ली। सिंधु सभ्यता की अपनी अलग विशेषताएं थी। वास्तव में दोनों सभ्यताओं की समानता की तो बहुत व्याख्या की गई है, किंतु उनमें जो भिन्नताएं हैं उनको जो है प्रायः नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो जो भिन्नताएं हैं उनके बारे में बात होनी चाहिए। बहुत सारे साक्षियों के अनुसार सिंधु घाटी और सुमेर के मध्य बलूचिस्तान के रास्ते एक विकासशील व्यापार का अस्तित्व था। भारतीय आकार के विभिन्न प्रकार के सील और मोहरें हैं सुमेर तथा एलम के क्षेत्रों में पाए गए हैं। अब सुमेर और एलम के क्षेत्र में अभी मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया कि कुछ मोहरें ऐसी हैं जो आपस में साम्य रखती हैं। तो सुमेर से आयात की गई वस्तुएं यद्यपि कम मात्रा में हैं जो सिंधु घाटी में पाई गई हैं, फिर भी इनमें संबंध काफ़ी गहरा था। तो इनसे पता चलता है कि दोनों में व्यापारिक संबंध था। सुमेरिया की स्त्रियों ने केश सज्जा के फैशन के लिए, जैसे आपको बताया था कि बालों के सजावट के लिए जो सिंधु घाटी की स्त्रियां थी वो एक पंखे जैसा शिरावरण जो है वो पहनती थी। सिर में पहनने वाला जो एक पंखे जैसा आवरण था। तो ये सब जो है हमें सुमेरिया में भी दिखाई देता है कि सुमेरिया के लोगों ने जो है केश सज्जा के क्षेत्र में प्रेरणा ली थी इनसे, और सैंधव सभ्यता की स्त्रियों की केश सज्जा जो थी उसको उन्होंने अपना लिया था। मित्रों, सिंधु घाटी और मिस्र के साथ संबंधों की हम बात करें। मिस्र आप जानते हैं, मिस्र की सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता के ही समकालीन थी, और तो इसलिए जो है सिंधु घाटी और मिस्र की सभ्यता जो है वो दोनों में हमें काफ़ी समानता दिखाई देती है। मिस्र के साथ सिंधु घाटी के संबंधों के विषय में हमें केवल कुछ वस्तुओं एवं मूल भावों द्वारा बताए गए परोक्ष संबंधों पर निर्भर रहना पड़ता है। सिंधु घाटी में मिस्र की कारीगरी की कोई निश्चित वस्तु नहीं मिली है तथा मिस्र में यहाँ की कोई निश्चित वस्तु मिलने का कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि सिंध के साथ इनका संबंध रहा होगा, जैसे खंडित मालाएं हैं, हार, अब हारों के जो अर्धगोल सिरे हैं। इसी तरह से आप देखिए सिंध बैल के पैरों की तरह के स्टूल का जो पैर है वो देख के आपको ये लगेगा जैसे बैल का पैर है, उस तरह से डिजाइन बनाई गई है। इसी तरह से लेटी हुई महिला आकृतियां हैं, और इसी तरह से मॉडल बिस्तर हैं, और बच्चे को दूध पिलाती हुई स्त्रियां हैं, फलक युक्त और मक्खी के आकार के मनके हैं, रस्से के आकार हैं, मतलब तरह तरह के रस्से हैं, मोमबत्ती स्टैंड है, और सीपी के आकार के चम्मच आदि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं। ये सीपी एक साथ पड़ी है, अलग अलग हो गया सी और पी, सीपी। तो ये जो वस्तुएं हैं सिंधु सभ्यता का संबंध मिस्र की सभ्यता से जोड़ती हैं ये वस्तु। इसी तरह से मातृ देवी की उपासना सिंधु सभ्यता और पश्चिम एशिया तथा मिस्र में प्रचलित थी। मिस्र में भी जो है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, पश्चिम एशिया के कुछ देशों में की जाती थी, और सिंध घाटी में तो की ही जाती थी। तो इनकी पुष्टि इन स्थानों की मूर्ति कला से होती है जिनमें बहुत ज़्यादा आपस में साम्य है। तो मित्रों, ऑरेल स्टेन जो कि अभी इनके बारे में इनकी चर्चा आई थी पिछले स्लाइड्स में, जो कि बहुत जाने माने पुरातत्वविद हैं, उनके अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि बलूचिस्तान की आबादी जो है वो उस समय काफ़ी अधिक थी, और प्राचीन काल में बहुत सारे रास्ते व्यापार के उद्देश्य से बलूचिस्तान होके जाते थे, और उनका
उन रास्तों का बहुत प्रयोग होता था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग समुद्री मार्गों का भी उपयोग करते थे। अब जैसे आपने लोथल में देखा कि वहाँ एक डॉकयार्ड मिला था, एक यानी एक बंदरगाह मिला था। यद्यपि इस बात के बहुत ज़्यादा प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। हमारे संपूर्ण ज्ञान का आधार, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि संपूर्ण ज्ञान का आधार पुरातात्विक उत्खनन है, और जिसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी अपनी सीमाएं होती हैं। अब गत दशकों में, मतलब पिछले 30-40 साल में ईरान, उसके अलावा और भी बहुत जगहों पे, जैसे अफगानिस्तान है और बलूचिस्तान है और सिंध है, इसी तरह मित्रों पंजाब है, और फिर गुजरात है, राजस्थान है। 3 स्थानों में बहुत सारे अनुसंधान किए गए। इन स्थानों को खुदाई, अब जैसे अभी भी आप देखिए धौलवीरा में काम हो रहा है, राखी गढ़ी में काम हो रहा है, और इन स्थानों से बहुत सारी नई नई जानकारियां हमें मिल रही हैं। तो इन नवीन जानकारियों के प्रकाश में बहुत सारी नई नई बातें हमारे सामने आ रही हैं। सैंधव सभ्यता के अवशेषों के विश्लेषण के पूर्व हमें उन कारणों का विश्लेषण करना चाहिए जिनके कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। तो आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ये सभ्यता क्यों विलुप्त हो गई, क्यों गायब हो गई? जब इतनी विकसित सभ्यता थी तो कुछ न कुछ तो कारण रहे होंगे इसके पतन के। तो इसके बारे में बहुत सारे कारण बताए गए हैं। अब जैसे ये कहा जाता है कि निचली सिंधु घाटी का तेजी से हो रहा निर्जलीकरण सैंधव नगरों के शून्यीकरण का एक प्रमुख कारण था। शून्यीकरण का मतलब कि धीरे धीरे ये नगर खाली होने लगे, लोग माइग्रेट होने लगे, एक जगह से वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाते रहे। तो निर्जलीकरण हो रहा था सिंधु घाटी, निचली सिंधु घाटी का। दूसरा कारण ये भी बताया गया है कि बाढ़ों का बढ़ता हुआ खतरा, यानी कि बार बार सिंध नदी में बाढ़ आती थी, और बाढ़ आने के बाद जो है, जो निचला नगर था वो डूब जाता था। धीरे 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 वो मिट्टी वगैरह का क्षरण हुआ, और ऊपर वाला जो नगर जो था वो भी खतरा महसूस करने लगा। यानी कि जो ऊपर बसे टीले पे ज़्यादा ऊंचाई पे बसे हुए थे। तो लेकिन धीरे धीरे, जैसे आप जानते हैं कि नदियाँ जो है वो अपनी धारा बदलती रहती हैं, और जैसे जैसे मिट्टी का कटान होता रहता है तो नदियाँ जो है वो उसी तरह से उनकी धारा भी बदल जाती है। कभी दूर चली जाती हैं, कभी नज़दीक आ जाती हैं, और बाढ़ के समय में कई बार सब कुछ डूब जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए बाढ़ का खतरा निश्चित रूप से मोहनजोदड़ो के पतन का एक कारण रहा होगा। और तो इसी तरह सिंध नदी की बाढ़ जो है वो पूरी तरह से सिंध घाटी के लोगों के पलायन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं थी। यानी कि केवल बाढ़ पर ही हम ये नहीं कह सकते कि केवल बाढ़ के कारण ही लोग भाग गए। तो संभवतः जलवायु परिवर्तन जो था वो भी उनके पलायन का महत्वपूर्ण कारण था। तो पलायन, जैसे आप का पढ़िए हाँ के बजाय, तो उनके पलायन का एक महत्वपूर्ण कारण जो था वो जलवायु परिवर्तन भी था। जब यानी मौसम बदल रहा था, धीरे धीरे मौसम इस तरह का होने लगा कि संभवतः वहाँ रहने के लिए अनुकूल न रहा हो उन लोगों को। तो सिंधु घाटी में इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। दे वेर पीस लविंग पीपल। उन्होंने अपने नगरों की सुरक्षा के बहुत ज़्यादा वो उपाय नहीं किए थे, इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी में सुरक्षा के उपायों की अविस्मरणीय कमी थी। उनके पास न तो संरचनात्मक सुरक्षा व्यवस्था जैसे कि दीवार, बुर्ज आदि, और न ही यांत्रिक उपाय थे जैसे कि अस्त्र शस्त्र आदि प्रचुर मात्रा में थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि उन्होंने अभेद्य किले नहीं बनाए थे जिनसे कि नगरों की रक्षा हो सके। इसी तरह से उन्होंने जो है अस्त्रों शस्त्रों का जमावड़ा नहीं किया था। जो अस्त्र शस्त्र हमें थोड़े बहुत मिलते भी हैं, वो अस्त्र शस्त्र जो है वो देखने से ये लगता है कि ये अस्त्र शस्त्र जो है केवल आत्मरक्षा के लिए इनका उपयोग होता रहा होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे कारण।
कुछ और भी कारण बताए गए हैं, जैसे व्यापार वाणिज्य वगैरह जो है धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य भी जो है वो कम होता जा रहा था, उसका ह्रास होता जा रहा था, तो वो भी एक कारण था। तो मित्रों, अब जैसे वो कारण आपने देखे, उसके अलावा संभवतः ये लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि धनी, शांति प्रिय और असुरक्षित नगर थे, और यहाँ के लोग आक्रमणकारी जातियों द्वारा लूट लिए गए। अब जैसे एक थियरी ये चलती है कि आर्यों ने आक्रमण किया, आर्यों के आक्रमण में ये खत्म हो गए। हालांकि इसमें बहुत विवाद है आजकल। आजकल जो है बहुत सारे जो पुरातत्वविद हैं, वो वो बहुत सारे पुरातत्वविद जो बाहर के भी हैं, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज के, ऑक्सफोर्ड के, वो भी मानते हैं कि ये जो आक्रमण वाली थियरी है, आर्यों के आक्रमण वाली थियरी है, भ्रामक है। तो फिलहाल ये भी एक कारण बताया गया है पुरातत्वविदों द्वारा कि ऐसा संभव है कि शांति प्रिय लोग थे, ये लड़ाई भिड़ाई करना नहीं जानते थे, सेना वगैरह नहीं रखते थे, अस्त्र शस्त्रों का जमावड़ा नहीं रखते थे, इसलिए इनके नगर असुरक्षित थे, और इसीलिए आक्रमणकारी जातियों द्वारा बड़े आसानी से जो है ये लूट लिए गए। तो इन आक्रमणकारी जातियों में हो सकता है कि कुछ आर्य भी रहे हों, जैसा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मानव ढांचे हैं उनसे संकेत इस तरह का मिलता है, पुरातत्वविद ये मानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की घटना जो है क्रीट में हुई थी। तो अपने विकास के अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का जो है, ये इस बात पे ध्यान दीजिए कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार आदि था, वो मेसोपोटामिया इत्यादि के साथ जो है वो व्यापार जो है वो लगभग समाप्त हो गया था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य में ह्रास या व्यापार वाणिज्य का पतन भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए, उसके पतन के लिए ये भी जिम्मेदार था कि वहाँ संभवतः कुशल नेतृत्व और प्रशासन का अभाव हो गया था। यानी जो भी वहाँ का, हमें वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि चूंकि हमारे पास कोई लिखित इतिहास नहीं उपलब्ध है, लेकिन कुछ न कुछ तो नगर की सुरक्षा के लिए कुछ वहाँ के लोग जो है कुछ न कुछ इंतजाम अवश्य करते रहे होंगे। तो वो इंतजाम जो है वो धीरे धीरे कमजोर होते गए, ऐसा प्रतीत होता है। अब कुछ इतिहासकार जो है वो और भी कारण बताते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय दोहन और जल तल का ऊपर उठना, और साथ ही साथ कहते हैं कि नदियों की बहाव की दिशा में परिवर्तन इत्यादि भी जो है इस सभ्यता का के पतन का कारण था। अतिशय दोहन संसाधनों का, जैसे आप आजकल भी देखते हैं, आजकल जैसे बहुत ज़्यादा वनों की कटाई हो रही है। आप देखिए नदियों में से रेत निकाला जाता है, बहुत सारे जंगली जानवर खत्म हो रहे हैं, वनस्पतियाँ खत्म हो रही हैं, बहुत सारे पशु पक्षी खत्म हो रहे हैं। तो जो भी, यानी कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बढ़ गई थी उस समय भी, ऐसा प्रतीत होता है। और जल का जो लेवल था, जल का जो लेवल था वो ऊपर उठ गया। तो इससे क्या हुआ कि जब जल का लेवल ऊपर उठ गया, यानी कि नीचे से धरती जो है वो थोड़ा सा भौगोलिक परिवर्तन हुआ उसमें, तो उससे जो नदियों का बहाव था, तो बहाव की दिशा में परिवर्तन हो गया, यानी कि अब उनको पानी वगैरह के लिए हो सकता है कि बहुत दूर दूर जाना पड़ता हो, नदी की धारा बहुत दूर चली गई हो। तो ये भी इस सभ्यता के पतन का एक कारण बताया गया है। मित्रों, सैंधव सभ्यता की खोज ने भारत के इतिहास को कम से कम 3000 से 2500 ईस्वी पूर्व तक पीछे ढकेल दिया है। यानी कि अगर पूरा कहा जाए तो लगभग 5000 साल पहले भारत के इतिहास को ढकेल दिया है। तो सिंध सभ्यता भले ही नष्ट हो गई हो, अब हम इस सभ्यता की उत्तरजीविता के बारे में बात, उत्तरजीविता के का मतलब क्या हुआ कि यानी कि ये सभ्यता अभी भी, आधुनिक युग में भी हम इस सभ्यता के चिन्ह देख सकते हैं अपने आजकल की जीवन शैली में बहुत सारे स्थानों में। जैसे आप देखिए, यानी कि इस सभ्यता की कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि अभी भी, कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो अभी भी जारी हैं, जो अभी भी जीवित हैं, तो इसी इसी को हम कहते हैं कि उत्तरजीविता।
तो सिंधु सभ्यता भले ही नष्ट हो गई हो, परंतु इस महान संस्कृति, परंतु इस महान संस्कृति, इसको इस पढ़िए आप, तो इस महान संस्कृति का अविरल प्रवाह हमारी संस्कृति में आज भी दिखाई पड़ता है, परिलक्षित किया जा सकता है। इस सभ्यता की स्थापत्य कला हो, इस सभ्यता की शिल्प कला हो, तो इनके अनेक तत्वों ने परवर्ती भारतीय कला को बहुत गहराई से प्रभावित किया। अब जैसे दुर्ग स्थापत्य के लिए आने वाले युगों में हम ये देखते हैं, आने वाले युगों को सैंधव सभ्यता का ऋणी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह जो थे, इनके चारों ओर एक दीवार सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, जैसी भी थी, हल्की फुल्की दीवार थी, लेकिन इन्हीं से किले बनाने की प्रेरणा आगे आने वाले युगों में लोग शासकों को मिली होगी निश्चित रूप से। और तो उन्होंने ही जो है सबसे पहले सुरक्षा प्राचीरों का निर्माण किया था, जो कि आगे चल करके किलों के निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। वर्तमान भारत में भी बहुत सारी प्रथाएं ऐसी हैं जो सैंधव समय में प्रचलित थी और अपने पुरातन रूप में आज भी प्रचलित हैं। जैसे क्या क्या चीजें हैं आप देखिए, जैसे आज भी वृक्ष पूजा, गाय पूजा, नाग पूजा, जल पूजा, शक्ति पूजा, मातृ देवी की पूजा, साथ ही आप देखिए पशुपति शिव की पूजा और नंदी बैल की पूजा आज भी की जाती है। नंदी बैल को आज भी पवित्र माना जाता है। आप जितने शिवालय देखते हैं उसके आगे नंदी बैल, सबसे पहले आपको नंदी बैल के दर्शन होते हैं, उसके बाद फिर शिवालय में जाके शिवलिंग के दर्शन होते हैं। आज भी जो है लिंग और योनि, जो कि हम सिंधु घाटी में देखते हैं, आपने धार्मिक जीवन वाले वीडियो में देखा होगा, उसमें बताया था कि उस समय लिंग और यौन की पूजा की जाती थी। आज भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। नंदी बैल जो है उस समय पवित्र पशु था, आज भी है। बाकी वृक्ष पूजा, गाय पूजा, नाग पूजा, जल पूजा, शक्ति पूजा, तो तमाम बातें ऐसी, जैसे पीपल वगैरह का पेड़ जो है उसकी पूजा करना, ये सब जो है ये ये सब आज भी प्रचलित है। इसी तरह मित्रों आप देखें कि खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन, इसी तरह और भी उद्योग, शिल्प कला, मूर्ति कला, मुहर निर्माण और यातायात के साधनों के अलावा कपास की खेती आदि के क्षेत्र में आगे के कालों में यह सभ्यता प्रेरणादायी सिद्ध हुई। बहुत सारे चिन्ह उस समय जैसे स्वस्तिक, चक्र, फिर वृषभ, हाथी तथा कई अन्य जानवरों की आकृतियां आगे के कालों में भी सैंधव मोहरों की भांति सिक्कों पर अंकित की गई। अब जैसे हम ये देखते हैं, हमें आगे के कालों में बहुत सारे जो सिक्के मिलते हैं, आप सैंधव काल में तो सिक्के चलते नहीं थे, लेकिन आगे के कालों में अगर आप गुप्त काल में देखें, मौर्य काल में देखें, बहुत सारे राजपूत काल के शासकों के यहाँ देखें, तो जो सिक्के जारी किए गए थे तो उनमें ये सब बातें, चक्र, वृषभ, हाथी और जानवरों की आकृतियां, ये सब हमें मिलती हैं। जैसे गुप्त काल में सिंह विक्रमशैली जो है, या गजलक्ष्मी प्रकार के सिक्के राजपूत काल में जो हमें मिलते हैं, तो ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जब आप देख सकते हैं कि हाँ, संभवतः जो है ये सैंधव काल की जो मोहरें थी, उन पे जो जीव जंतु, वनस्पतियां इत्यादि अंकित थे, उन्हीं से आगे के कालों में भी प्रेरणा ली गई होगी, यानी वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई होगी। तो प्राचीन भारत के सिक्कों को देखने पर पता चलता है कि संभवतः उन्होंने अपने आकार और विविधता के लिए सिंधु स्थलों से प्राप्त मोहरों से प्रेरणा ली रही होगी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कुछ अवशेष क्रिश्चियन एरा के प्रारंभ के पहले पंजाब और उत्तर पश्चिमी भारत में खोजे गए थे। पशुपति शिव का जो श्रृंग युक्त, यानी कि जो सींग से युक्त जो मुकुट है, तो पशुपति शिव का श्रृंग युक्त मुकुट का अवशेष हम नंदीपाद में देख सकते हैं, और शिव की मूर्तियों के अवशेष को हम
दक्षिणामूर्ति योगी बुद्ध के रूप में देख सकते हैं, जो कि सैंधव संस्कृति से प्रभावित है। तो इस तरह से मित्रों हम ये देखते हैं कि जो ये सभ्यता थी, ये सभ्यता निश्चित रूप से काफी दूर दूर तक विस्तृत थी और ढेर सारे स्थल, एक से 1,500 से ज्यादा स्थल जो है वो उनकी पहचान हो चुकी है। कुछ जगह पे खुदाइयाँ अभी चल रही हैं, उत्खनन चल रहा है, कुछ जगह पे आगे उत्खनन होगा। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये सभ्यता जो है काफी विकसित थी और धीरे धीरे कैसे इस सभ्यता का पतन हुआ इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। और साथ ही साथ उसके बहुत सारे कारण आपने जाने कि क्यों इस सभ्यता का पतन हुआ। फिर ये सभ्यता जो है वो आगे के युगों में भी किस प्रकार से जीवित रही, यानी कि इस सभ्यता की किन किन वस्तुओं से प्रेरणा लेकर के आगे के कालों में भी बहुत सारे कार्य किए गए। तो ये सब बातें भी हमने जानी समझी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने कमेंट्स अवश्य लिखें, अपने विचार अवश्य लिखें। मैंने ये 5 वीडियो सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर बनाई आपके लिए और नोट्स के साथ बनाई, जिससे कि आपको लाभ हो। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आप एमए की परीक्षा हो, बीए की परीक्षा हो, आप कोई भी कंपटीशन वगैरह दे रहे हो, तो इसमें आपको नोट्स न बनाने पड़े, आप इन नोट्स की सहायता ले सकते हैं। तो एक बार फिर से आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।